नमस्कार। आज के बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार की अगर बात करें, लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार ने अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स दिखाए। इनफैक्ट नए उच्चतम स्तरों पर बाजार ने ट्रेड कर दिखाया। 16,600 के पार निफ्टी में करीब 300 साढ़े 300 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज खत्म हुआ। तो बैंक निफ्टी में हमने देखा 35,826 के स्तरों पर 200 अंकों की तेजी नजर आई और 1,041 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में भी देखने को मिली। चौतरफा तेजी बाजार की आज तस्वीर कैसी दिखी, कहां पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहे, कहां गिरावट हावी होती हुई दिखी, आइए सब कुछ एक मार्केट चेक में समझ लेते हैं प्रियंका से। प्रियंका बताएं। बिल्कुल, देखिए आज मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुई थी और अब बड़ी चैलेंज ये लग रही थी कि 16,600 के बाद बाजार अगर जाता है तो क्या सस्टेन करेगा या नहीं। हम बाजार सस्टेन भी करा, इनफैक्ट अपने ओपन से लगभग 100 ऑड पॉइंट्स की तेजी के साथ ही बंद हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी भले ही थोड़े से गेंस ऊपर से इरोड हुए हैं, लेकिन निफ्टी में जो स्ट्रेंथ थी आपको वो क्लियरली चार बड़े पॉकेट से देखने को मिले आज अक्रॉस द सेक्टर्स। पहले तो बता दें कि बाइंग थी, ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। लेकिन जो चार बड़े सेक्टर्स थे उसमें आईटी, पीएसयू, बैंक, ऑटो और इंफ्रा, ये स्पेसेस है जिन्होंने लीड किया आज की रैली को। एफएनओ में अगर कुछ काउंटर्स की बात करें हम, यहाँ क्लियरली आपको एफएनओ के वो काउंटर्स जहाँ रिजल्ट बेस्ड इंपैक्ट था या न्यूज बेस्ड इंपैक्ट था, उन स्टॉक्स में बड़ी 10% तक की मूव देखने को मिली। एफएनओ के जो बड़े टॉप गेनर्स है उसमें जुबिलेंट फूड वहाँ बड़ा ट्रिगर रहा। मैनेजमेंट चेंज, नए सीईओ का नाम अनाउंस हुआ और हमने देखा 10% तक का मूव देखने हुआ। डिक्सन के भी रिजल्ट्स आए, 10% का मूव करीब करीब वहाँ देखने को मिला। सीयूबी के रिजल्ट्स आए थे ओवर द वीकेंड, वहाँ पर आपने एक बड़ी मूव आज के दिन देखी। और साथ ही दूसरे स्टॉक से आईआरसीटीसी जिनमें रिजल्ट्स का ही ट्रिगर है, वहाँ पर भी आप रिजल्ट से पहले एक अच्छी मूव देख रहे हैं। पिरामिल एंटरप्राइज हमने देखा था, रिजल्ट का इंपैक्ट लास्ट वीक आया था और उसके बाद बाजार उस पर स्टॉक पे अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला था, वो आज ईज आउट होता हुआ देखा। वहाँ एक टेक्निकल बाउंस बैक जरूर देखने को मिला। पूरा लार्ज कैप आईटी ने आज अच्छा कंट्रीब्यूट किया और अब एक्सपेक्टेशन है कि शायद मिड कैप आईटी भी इसे कैचअप करेगा। सो क्लियरली एक बॉयंसी थी, ब्रॉड बेस्ड रैली थी, ग्लोबल क्यूज फेवरेबल थे, जिसके चलते हमने देखा 16,600 ऊपर हम बंद होते हैं। और अब नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस या फिर जो आय कर रहा है बाजार वो 16,800 है और 17,000 तक की भी बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पर 16,800 के लेवल्स तक की बात और उसके बाद 17,000 तक का भी बाजार जाता हुआ निफ्टी में यहाँ पर अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आ सकते हैं। प्रियंका, शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मार्केट एक्सपर्ट से लगातार हम बातचीत करते हैं। बाजार पर टेक्निकल नजरिया तो आपको बताते ही हैं, लेकिन फंडामेंटली मार्केट्स पर आपका लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या होना चाहिए, इस पर भी लगातार हम फोकस करते हैं। इक्विनॉमिटी वेंचर्स के राजेश सहगल ने हमसे खास बातचीत की और इस बातचीत में कहा कि बाजार में अभी गिरावट का दौर खत्म नहीं हुआ है। उनके मुताबिक ऑटो सेक्टर में निवेश के बेहतर मौके हैं। अभी थोड़ा मार्केट ऊपर आ रहा है और फ्रॉम द बॉटम 10-15% डिफरेंट मार्केट्स ऊपर आ चुके हैं। क्या इसका ये मतलब है कि बेयर मार्केट खत्म हो गया है और अभी मार्केट्स अच्छे होंगे? तो अनफॉर्चुनेटली मेरा मानना है कि जो बेयर मार्केट है या बैड टाइम्स जो है या करेक्शन जिसको बोलते हैं, वो करेक्शन कंप्लीटली बिहाइंड नहीं है अब तक। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, कि जो मार्केट्स हैं ग्लोबली, आप किसी भी मार्केट्स को देखिए, इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, एनी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स, आई थिंक सारे मार्केट के ड्राइवर जो हैं वो ड्राइवर एक्चुअली बेसिक फंडामेंटल्स के हाथों से निकलकर मनी सप्लाई के इन्फ्लुएंस के अंदर ज्यादा है। तो जैसे कि हमने देखा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑनवर्ड्स 2007-2008 में जो हुआ था, तब से जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स हैं उन्होंने करेंसी प्रिंट करके जो इमीडिएट पेन थी उसको निकाल दिया था, उसको दूर कर दिया था। लेकिन वो पेन का जो रूट कॉज है वो अब तक करेक्ट नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। और अभी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं पिछले 20-25 साल से जो एक लो ट्रैजेक्टरी पे चल रहे थे, उनकी ट्रैजेक्टरी थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो इसका ये इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और ये जो सारे इश्यूज जो हम लोग बात करते हैं, इन सबका मार्केट इंडेक्स लेवल्स, स्टॉक लेवल्स के ऊपर बहुत ही डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। और इसलिए जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये करेक्शन का पीरियड जो है ये खत्म नहीं हुआ है। और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, हमारे आपके जैसे सब इन्वेस्टर्स जो हैं, हम लोगों को फिर भी सतर्क रहकर जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उन पर फोकस करना ज़्यादा एडवाइजेबल होगा। जो बाकी सेक्टर्स से हटकर ऑटोमोबाइल्स का जो साइकिल है, वो साइकिल बिल्कुल सिक्लिकल बिहेवियर में दिख रहा है हम लोगों को। और ये कंपोनेंट्स की जो कम अवेलेबिलिटी है, आपको ऑफ कोर्स ये सब चाइना का जो इश्यूज है और वहाँ से ये सब शुरू हो रहा है। आई थिंक ये जो सप्लाई चेन्स में प्रॉब्लम है, इनका कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है।
आप पैसे छाप कर सेंट्रल बैंकर के जैसे इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे और उसके उसके चलते जैसे कि हमारे नॉर्मल लाइफ बैक बैक आ गई है अभी, जैसे कि ये कोविड में जो 1-2 साल हमने सबने घर पर बिताए बीच बीच में, आई थिंक वो थोड़ा पास्ट हो गया है। और जैसे कि नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो रही है हर सिटीज में, अब किसी भी शहर में जाता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ तो देख रहा हूँ कि वीकेंड्स पे सारे मॉल्स भरे हुए हैं, शॉपिंग हो रही है, सब बाहर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ऑफिस से शुरू हो रही हैं। तो आई थिंक ये डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल जो है ये वन वे है अभी, ये चलता रहेगा। और प्रॉब्लम सिर्फ डिमांड का नहीं है, प्रॉब्लम सप्लाई का भी है। सप्लाई इतनी ज़्यादा इमीडिएटली बढ़ती नहीं है, जैसे कि आपने कहा पिछले कुछ सालों में कैपेसिटी इंक्रीज हुआ नहीं है। तो जैसे कि अभी डिमांड बढ़ेगा, हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो इसको मीट नहीं कर पाएगी, एंड देयरफॉर प्राइसेस विल बी हाई, डिमांड विल बी हाई। तो ये सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। इस बीच सन फार्मा के तिमाही नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफे से घाटे में कंपनी नजर आ रही है और इसी का एक रिएक्शन है जो कि आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइस पर भी। 894 करोड़ मुनाफे के बदले 2277 करोड़ का घाटा सालाना आधार पर सन फार्मा ने पोस्ट किया है। साथ ही मार्जिन्स की अगर बात करें 24.9% पर कंपनी के मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें यहाँ पर बढ़त जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये जो अन्य आय का आंकड़ा है वो और साथ ही आय की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक लेवल हम देख रहे हैं बढ़त के साथ आता हुआ। लेकिन कंपनी जो मुनाफे से घाटे में आई है उसका एक इम्पैक्ट है, जिसके चलते आप देख रहे हैं सन फार्मा के स्टॉक प्राइस में करीब 2% की गिरावट। तो ऑन दी फेस ऑफ इट नंबर्स जो हैं, अगर मार्जिन के लिहाज से देखें या फिर कंपनी की आय देखें, वहां पर जरूर एक अपमूव नजर आ रहे हैं। लेकिन कंपनी जो लॉस में आती हुई दिखी है मुनाफे से, उसका एक इम्पैक्ट है और इसी का असर है जो कि 2% तक की गिरावट के साथ सन फार्मा में 888 के लेवल्स पर कामकाज यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जुबिलेंट फूड का स्टॉक आज दिन भर फोकस में रहा। जुबिलेंट फूड एक तो रिजल्ट के पहले भी स्टॉक पर फोकस था। इस स्टॉक ने एक रिजल्ट और साथ ही जो न्यूज आई उसका इम्पैक्ट दिखाया। जुबिलेंट फूड ने समीर खेत्रपाल को नया सीईओ नियुक्त किया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, मैनेजमेंट में बदलाव है, साथ ही कंपनी के नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं। इस स्टॉक और इस कंपनी से जुड़ी क्या क्या जानकारी है, सब कुछ बताएं। जुबिलेंट फूडवर्क के क्वार्टर 4 के ओवरऑल नंबर्स देखें तो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए। रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और मार्जिन्स इनलाइन है एस्टिमेट्स के साथ। रेवेन्यू ग्रोथ है 13% की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखी गई है यहाँ टाइम। मेनली जो ग्रोथ सपोर्ट करी है वो है डिलीवरी चैनल्स की ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वहाँ पे भी है। और मॉडरेट ग्रोथ कंपनी ने डाइन इन चैनल्स में भी देखा हुआ है और टेक अवे चैनल में भी देखा हुआ है। तो ये ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा मार्जिन्स भी हेल्दी रहे हैं, मार्जिन्स अच्छे मार्जिन्स है, एक्सपेंशन हुई है 25% वर्सेस 24.3% लास्ट ईयर। तो 70 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन जो मार्जिन्स में हुई है। मेनली ये सपोर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक ली थी इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। तो इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस हाइक्स ली थी ये सपोर्ट कर रहा है ओवरऑल मार्जिन्स को ना। ओवरऑल कंपनी ने 80 नए डोमिनो स्टोर्स भी खोले हुए हैं, एक्सपेंशन किया हुआ है। पॉपाई स्टोर में 4 नए स्टोर्स है, एक डंकिन स्टोर, होंग्स किचन और एकदम के एक स्टोर्स भी खुले हुए हैं। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई हुई है वो है न्यू सीईओ की, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और न्यू सीईओ है समीर खत्तरपाल, जो नए सीईओ एमडी का रोल लेंगे 5 सितंबर 2022 से। और ये मेनली वहाँ से अमेजॉन से आए हुए हैं। उसके पहले वो मैकेंजी में भी काम कर रहे थे, उनका पास में यूनिलीवर में भी काम कर चुके हैं। तो ये जो अभी उनका जो फोकस है वो टेक साइड पे है और कंपनी ने ये भी बताया हुआ है कि वो फर्दर मोर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे पोर्टफोलियोज़ में, ब्रांड्स में, जो फूड टेक पावर हाउस बनने की जो उनकी एम है। तो ये श्योरली जो नए सीईओ है ये उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड आ रही है वो वहाँ से भी है और क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि कंपनी कैसे फूड टेक की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, डिलीवरी पे भी फोकस करेगा ज़्यादा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आई हुई है, मार्केट ने भी पॉजिटिवली रिएक्ट किया हुआ है। तो श्योरली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। थैंक्स फॉर दैट विनी। तो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आती हुई और फिर नंबर्स भी, जिसके चलते जुबिलेंट फूड में हमने दमदार एक्शन आज के सत्र में देखा। मजबूत नतीजे और जबरदस्त कमेंट्री से महिंद्रा एंड महिंद्रा 4 साल की ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ दिखा। हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के ग्रुप सीएफओ मनोज भट्ट से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उस बातचीत में क्या हुआ। आपके शेयर होल्डर्स जो आप कंपनी में अपनी टॉप टीम के साथ कदम उठा रहे हैं,
वो काफ़ी रिकग्निशन हो रही है। नो वंडर आपका स्टॉक जो है M&M का वो 4 ईयर हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, 1000 रुपये पे आ गया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। कहाँ से शुरुआत करूँ? चलिए सबसे पहले आपके SUV बिजनेस की बात करते हैं, जहाँ पे आप मार्केट शेयर गेन करते आ रहे हैं। अगर आप कुछ बताएं इसके बारे में कि कितना अभी मार्केट शेयर हो गया है, कितना आप मार्केट शेयर गेन करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि आपके जो नई गाड़ियों के जो लॉन्चेस हैं वो तो बहुत ही अमेजिंग है, बाजार ने बहुत उनको सराहा है। थैंक यू अजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर आप देखें तो जो SUV सेगमेंट में है, जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है वो हमारा इस क्वार्टर में और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में नंबर 1 है। और इसमें जो मॉडल्स काफ़ी डिस्कस हो चुकी है, XUV 700 अमेजिंग सक्सेस, अभी भी हमारे पास 78,000 प्लस ओपन बुकिंग्स है। ओवरऑल हमारी जो ओपन बुकिंग्स है 1,70,000 प्लस आज के डेट में है, जो ऑर्डर बैकलॉग है। तो जो हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो XUV 700, बोलेरो नियो, थार, ये सब जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस है वो बीट कर रही है, और इससे हमें जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल रहा है वो नंबर्स में दिख रहा है। जो इस साल की अगर बात करें F22 की, जो पहले हाफ में तो हमारे को सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे, जिसके वजह से थोड़ी बहुत प्रोडक्शन चैलेंजेस थी। बट एज वी वेंट इनटू क्वार्टर 4, वो जो चैलेंजेस है वो थोड़ी कम होती आ रही है, और उसके वजह से जो आप देख रहे हैं, जो रेवेन्यू परफॉर्मेंस है, जो प्रॉफिट परफॉर्मेंस है, दोनों बहुत इम्प्रूव हो रही है। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो अराउंड 9,500 बुकिंग्स XUV 700 की आ रही है पर मंथ। जो कस्टमर डिमांड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ बिकॉज हमारी जो प्रोडक्ट है वो हर एक नीड को मीट कर रही है, एंड अक्रॉस सेगमेंट्स, अक्रॉस सिटीज़, दैट इज़ द काइंड ऑफ डिमांड वी आर सीइंग। एक्सीलेंट। अगर आप मुझे बताएं कि इस समय मार्जिन्स के ऊपर आपके कौन से फैक्टर्स इस समय प्ले कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जितने भी कमोडिटी प्राइसेस हैं वो अपने टॉप से 15-20% नीचे आ गए हैं। शायद कुछ आपके सप्लाईज भी, इश्यूज भी अब धीरे धीरे सॉल्व भी हो रहे होंगे। और जैसा कि आपकी कमेंट्री से आया, मुझे आपके टीम की कमेंट्री से भी आया कि ट्रैक्टर सेगमेंट में एक्चुअली पूरी तरह पास ऑन नहीं हो पाया अभी। तो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको कहाँ लगता है सस्टेन करते हुए मार्जिन्स को? तो अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो 2-3 फैक्टर्स है। तो एक तो है कि जो कमोडिटी प्राइस है, Q4 में हमने इंक्रीज़ देखी थी, और आपने जो बोला, जो ट्रैक्टर और ऑटो सेगमेंट में दोनों में हम पूरी तरह से जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज़ है वो पास ऑन नहीं कर पाए हैं, हमने नहीं किया है। पर वो सिचुएशन अभी हमने अप्रैल में दोनों ऑटो और फार्म में प्राइस हाइक्स ली है। आप सही कह रहे हैं कि जो कमोडिटी प्राइस जो पीक हुई थी अप्रैल में, जो मई में करेक्ट हो रही है, बट ये जो कमोडिटीज़ है ये काफ़ी वॉलेटाइल है, सो हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो सप्लायर्स है Tier 1, Tier 2, Tier 3, उसमें भी क्या कंस्ट्रेंट्स आ रही है, वो भी हम सप्लाई चेन एनालिसिस करते हैं। तो उस बेसिस पे थोड़ा बहुत हम मिटिगेट कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो पॉजिटिव फैक्टर है मार्जिन पे वो है वॉल्यूम लेवरेज। जो हमारी वॉल्यूम्स बढ़ रही है उससे हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो ज़्यादा व्हीकल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उससे मार्जिन गेन होता है। और जो कमोडिटी प्रेशर है उसको थोड़ा बहुत वो मिटिगेट कर सकता है। बट अल्टीमेटली हमारी ये कोशिश रहेगी कि मेजर्ड प्राइस हाइक से हम ट्राई करेंगे कि जो भी कमोडिटी इफ़ेक्ट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर्स को पास करे। बट जो सिचुएशन आज है ग्लोबली, आई थिंक वॉलेटिलिटी की वजह से कमेंटिंग एग्जैक्टली कब किस क्वार्टर में क्या होगा थोड़ा मुश्किल है। बट हमारी तरफ से हम सब कुछ कर रहे हैं, जो मार्जिन मैनेजमेंट, फिस्कल डिसिप्लिन, दोनों पे बहुत फोकस करके हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर भट्ट, मैंने देखा कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ कमेंट्री ये आ रही है कि अपनी TUV 300 जो मॉडल है उसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी आपके रेडार पे है। इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारे अदर प्लेयर्स भी अपने इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स लॉन्च कर रहे हैं और बाजार ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, रिसेप्शन बहुत अच्छा है। M&M स्टेबल से EVs कब आना शुरू होंगे? अभी तक प्रिडोमिनेंटली डीजल रिलेटेड गाड़ियां बनाई हैं आपने।
जो हम इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो पहला जो मॉडल होगा वो TUV 400 होगा, जो बेसिकली XUV 400 होगा, जो हम लॉन्च करेंगे अगले 2-3-4 क्वार्टर में। हमारी जो ओवरऑल EV स्ट्रैटेजी है जो अनवेल होगी अगस्त 15 को, दैट इज़ द प्लान। तो जुलाई अगस्त में ये प्लान है कि हम पूरी स्ट्रैटेजी बताएं, इंक्लूडिंग जो आइस कन्वर्टेड व्हीकल्स है जो इंटरनल कंबशन को कन्वर्ट करेंगे, जो हमारी एग्जिस्टिंग मॉडल्स है, प्लस जो बॉर्न EV स्ट्रैटेजी है हमारी की पूरी तरह से डिज़ाइंड फॉर EV, वो व्हीकल रेंज पे भी हम फोकस करेंगे। तो अगर अगले 2-3 साल देखें तो हमारी जो स्ट्रैटेजी अराउंड EV बहुत इट्स वेल इन प्लेस और उस पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप मार्केट को देखें तो हालांकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एज अ परसेंटेज जो है EV अभी भी काफ़ी स्मॉल है। हमारा व्यू है कि जो 2026-2027 में मे बी 10 से 20% EV पेनेट्रेशन होगी। तो वी आर रेडिंग आवरसेल्फ कि वो उस प्लान के मुताबिक चल रहे हैं और उसी प्लान के बेसिस पे जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें EV इन्वेस्टमेंट्स भी है। जो पहले मॉडल्स आएंगे वो 3-4 क्वार्टर में आना चालू करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूसली एक स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे इन द EV रेंज। आइए अब समझते हैं कमोडिटी मार्केट्स में क्या कुछ चल रहा है और कमोडिटी मार्केट्स का पूरा अपडेट लेकर विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, गुड आफ्टरनून, बताएं। देखिए, क्रूड में आज सबसे ज़्यादा एक्शन है और $120 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव टिक गया है। जिस तरह से समर सीजन की डिमांड US और यूरोप में है, दूसरी तरफ आज से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की बैठक है जिसमें छठे पैकेज रूस पर नए पाबंदी की तैयारी को लेकर इस बैठक में फैसला हो सकता है और रूस से जो भी क्रूड यूरोप में इंपोर्ट होते हैं उस पर पूरी तरह से पाबंदी की तैयारी चल रही है। हालांकि कुछ देश इसको लेकर सहमत नहीं है, लेकिन अब इस पर विचार हो रहा है कि कैसे कुछ समय तक वहाँ से इंपोर्ट इन देशों के लिए किया जाए और बाद में पूरी तरह से बैन किया जाए। तो इस तरह की भी एक डील लाने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ ईरान के साथ एक और तनाव बढ़ गया है क्योंकि US ने ग्रीक कोस्ट पर उनके 2 टैंकर को जब्त कर लिया था। तो रिटेलिएटरी मूव के तौर पर ईरान ने भी उनके 2 टैंकर्स को जब्त कर लिया है जो ग्रीक टैंकर थे उनको। तो इससे तनाव बढ़ गया है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो 1/3 ट्रेड उस रास्ते से होता है ग्लोबल ट्रेड का, अगर उस रास्ते में अगर कुछ दिक्कतें होती है तो डेफिनेटली क्रूड की सप्लाई कम हो सकती है। तो इससे भी क्रूड कीमतों को फायदा होगा। तीसरी खबर ये है कि चीन की रीओपनिंग हो रही है 1 जून से, तो वहाँ से भी डिमांड बढ़ने की संभावना है। तो तमाम ऐसे फैक्टर है जो क्रूड को यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर दूसरी तरफ दायरे में है, हालांकि जो बायसनेस है वो तेजी की तरफ है। कॉमेक्स पर गोल्ड 1855 से $1860 के आसपास घूम रहा है, 51,000 के आसपास। MCX पर है, चांदी भी 62,000 के आसपास घूम रही है। डॉलर कमज़ोर है, यील्ड में हल्की नरमी है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर बुलियन मार्केट को मिल रहा है। तो बुलियन मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेड, लेकिन क्रूड में अच्छी तेज़ी दिख रही है। मोहन, शुक्रिया कमोडिटी मार्केट्स का पूरा अपडेट हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ आज के बाजार को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।